जिनकी लाइफस्टाइल हमने देखी थी, बड़ी लग्जरी लाइफस्टाइल होती थी उनकी उस चीज़ के अंदर। बट पैसा बहुत दिखता था उसके अंदर कि हाँ भी इन बंदों के पास पैसा बहुत है, क्योंकि उस टाइम पे फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियाँ लेके वो घूमते होते थे उस टाइम। क्योंकि जब आप कोई नॉलेज बढ़ती है तो डेफिनेटली आप ग्रो की तरफ चलने लग जाते हो। तो जब नॉलेज बढ़ी, चीज़ें समझ में आने लगी, तो चीज़ें अपने आप स्ट्रीमलाइन होगी, स्मूथ होगी। देख ही रहे हो कि धीरे धीरे करके हम उस लेवल से आज किस लेवल पे आ गए वापस आए, और वो गुड़गांव देख रहे हैं। हम गुड़गांव की बात करते हैं, गुड़गांव में लग्जरी सेक्टर्स में काफ़ी डोमिनेट कर रहा है आज की डेट में। हम देखेंगे तो जितने भी बिल्डर्स हैं गुड़गांव के अंदर, चाहे वो DLF हो, AIPL हो, एलान हो, सब एक क्या कर रहे हैं कि अलग ही लेवल की चीज़ें लेके आ रहे हैं। हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ एडिशनल लेके आते हैं कि लग्जरी बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। दैट्स मीन अगर आप किसी प्रोडक्ट में कोई चीज़ आप देखते हो, ये लगता है कि भाई इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, बट आप नेक्स्ट टाइम देखो तो सेकंड बिल्डर होगा, वो उससे भी यूनिक कोई ना कोई चीज़ लेके आएगा। जो लग्जरी आपने जो इतना कर दिया है गुड़गांव के अंदर, ये जेन्युइनली इतनी लग्जरी का क्या कॉन्सेप्ट है? क्या ये आपका ओवर हाइप नहीं है, या सिर्फ लग्जरी के नाम पे कोई भी बिल्डर है कोई भी चीज़ अपनी बेच के निकल जाता है? एक रेट बड़ा ही अच्छा रेट निकाला था बिल्डर ने। बिल्डर का रेट अगर हम देखेंगे तो उस टाइम पे तो बिलो 1 CR आपको चीज़ें मिल रही हैं। फ्लोर मिले 3 बेडरूम के वहाँ पे, जो कि आज की डेट में अगर आप देखते हो तो गुड़गांव में किसी भी लोकेशन पे आपको 1 CR में कोई भी प्लॉट या कोई फ्लोर नहीं मिलेगा। जैसी IT कंपनीज आई थी गुड़गांव के अंदर, उन्होंने प्राइस को हाइक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि IT के ही ज़्यादातर बंदे थे जिन्होंने बाइंग स्टार्ट की थी गुड़गांव में। DLF है, DLF भी ऑलरेडी अभी जैसे साइबर सिटी है, उसका कम से कम 10 to 20 टाइम्स बड़े डेवलपमेंट और लेके आ रहा है गुड़गांव के अंदर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं द अटेलियर टॉक्स के अंदर। यहाँ पर हम बात करते हैं न्यू आइडियाज़ की और यंग एंटरप्रेन्योर के स्ट्रगल्स की और उनकी जर्नी की, जिन्होंने अपने सपने को साकार किया। मैं आपका होस्ट अमित दहिया। आज हम इन एपिसोड्स में बात करेंगे उन न्यू एंटरप्रेन्योर्स की जिन्होंने अपनी जर्नी को जीरो से स्टार्ट किया और अपने आप को कामयाब किया। अगर आप भी अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं और अपने नए सपने को साकार करना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट है, उन्होंने भी अपनी जर्नी जीरो से स्टार्ट करी थी और आज के टाइम पे गुड़गांव के अंदर रियल एस्टेट के अंदर टॉप 10 में आते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं मिस्टर सुभाष दलाल जी से, द फाउंडर ऑफ लग्जरी रीडिफाइंड। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे गुड़गांव रियल एस्टेट के अंदर करंट ट्रेंड क्या चल रहा है और क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। ये आज की कंप्लीट कन्वर्सेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो आज सुभाष जी का स्वागत करते हैं। सुभाष जी, आपका स्वागत है हमारे अटेलियर टॉक्स के अंदर। Thank you, Amit ji, and I'm really thankful to you that you give me an opportunity to say something about my career and all the things. So we'll start on that. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो चलिए सुभाष जी से पूछते हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की और इस 15 साल के एक्सपीरियंस के अंदर उन्होंने कैसे कैसे चैलेंजेस फेस किए। तो सुभाष जी, आप हमारे कस्टमर को बताइए कि आपने अपनी रियल एस्टेट की जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट की और क्या इसके पीछे आपका मकसद था कि आपको रियल एस्टेट में ही क्यों जाना था, और आपके इस कंप्लीट 15 साल की जर्नी के अंदर आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। अमित जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मैं डेफिनेटली इसको बताना चाहूँगा। जब हम गुड़गांव में आए थे तो MBA के बाद हमने सीधे अपनी फाइनेंशियल सेक्टर में अपनी जॉब स्टार्ट की थी। उस टाइम पे हम क्या देखते थे कि काफ़ी हमारे जो इन्वेस्टर्स होते थे वो ज़्यादातर हमारी प्रॉपर्टी लाइन से ही होते थे, जिनकी लाइफस्टाइल हमने देखी थी, बड़ी लग्जरी लाइफस्टाइल होती थी उनकी, और अच्छी गाड़ियाँ होती थी, मोबाइल फ़ोन्स अच्छे महंगे यूज़ करते थे। तो एज ए यंगस्टर हमें वो देख के बड़ा अच्छा लगा। हम ये सोचते कि यार ये चीज़ें तो हमारे पास भी होनी चाहिए, हम ये कब चीज़ें परचेज करेंगे। तो उस टाइम पे हमने क्या किया कि उनको देख के हम वो लुक्रेटिव लाइफ को देख के इतना अच्छा लगा कि हमने फिर अपनी जॉब को एक तरफ किया, फिर हमने उस तरफ सोचा। और बट एक चीज़ जो हमें खटकती थी उस टाइम पे वो ये होती थी कि जब वो जो रियल एस्टेट सेक्टर उस टाइम पे था, जिस तरीके के वो कंसल्टेंट थे, वो उस तरीके के प्रोफेशनल्स नहीं थे उनकी। हम जब देखते थे तो मोस्टली आप जब गुड़गांव आते थे, आपने सोना रोड पे देखा होगा, इस तरफ देखा होगा, काफ़ी एरियाज में एक सिंपल सी क्या करते थे कि हाँ भी दुकान खोल रखी उन्होंने और उसको शॉप को चलने लग रहे हैं, और एक बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता था। तो वो थोड़ा सा हमें अजीब लगता था उस चीज़ के अंदर। बट पैसा बहुत दिखता था उसके अंदर कि हाँ भी इन बंदों के पास पैसा बहुत है, क्योंकि उस टाइम पे फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियाँ लेके वो घूमते होते थे उस टाइम पे। तो वो थोड़ा सा एक एज ए यंगस्टर्स हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने सोचा कि यार ये चीज़ें तो हम भी कर सकते हैं, हमें करना चाहिए इसके अंदर। तो फिर हमने उसके लिए थोड़ा सा लुक फॉरवर्ड किया और उसमें उस
लाइन में आने के लिए कुछ रिसर्च स्टार्ट की अपने उसके ऊपर। ओके। तो बट आई गेट एडवांटेज कि जो मेरा यंगर ब्रदर है मिस्टर सिराज दलाल, वो ऑलरेडी इसी सेक्टर्स में काम कर रहा था। तो फिर मैंने उससे बात की इस चीज़ के लिए कि भाई मैं भी अब इस रियल एस्टेट सेक्टर में ही आना चाहता हूँ, कुछ इस रियल एस्टेट सेक्टर के लिए मैं करना चाहता हूँ इसके अंदर। तो फिर हमने साथ मिलकर स्टार्ट किया उस काम को। एक स्टार्टिंग हुई धीरे धीरे करके, फिर हमने एक जॉब, पहले जॉब ही की थी, क्योंकि आप किसी भी सेक्टर में जाने से पहले अगर आपको मास्टर बनना है तो यू नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं ज्वाइन करना बहुत जरूरी था। तो वो हमने एक सेक्टर के लिए कहीं ज्वाइन किया, पहले वहाँ से स्टडी की। एक तरह से वो एक हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशन ही था उस टाइम पे। तो हमने वहाँ से उसके बारे में सीखा काफ़ी। और देन उसके बाद आफ्टर 2 and 3 years के बाद हमने स्टार्ट किया कि यार अब अपना खुद का करेंगे, और उस प्रोसेस के लिए हम आगे चल पड़े। कोई स्ट्रगल्स फेस करी इस ड्यूरेशन में आपने? डेफिनेटली अमित जी, स्ट्रगल देखो हर चीज़ में स्ट्रगल है कि आप जब भी कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हो तो स्ट्रगल डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके उसके बेसिक्स को आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए काफ़ी मेहनत भी की थी, उसके लिए हर साइट पे जाना, चीज़ों को समझना, प्रोडक्ट को समझना, और बहुत सारे मल्टीपल साइजेस होते थे जो हमें याद रखने पड़ते थे। तो उस टाइम पे वो हमने उस सब को हमने कंज्यूम किया कि हाँ भी इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। फिर विजिट्स होती थी साइट्स की, क्लाइंट्स का भी एक अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं आता था उस तरीके से। तो कई बार हमें गुस्सा भी आता था कि क्लाइंट एक टाइम दे देता, उस टाइम पे ना नहीं आना क्लाइंट का, और हम बार बार उससे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, बट उस कोऑर्डिनेशन का उस तरह का जवाब मिल नहीं रहा हमें उस तरीके। तो वो थोड़ा सा एक सेटबैक लगता था, वो थोड़ा सा लगता था कि पता नहीं हम काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी कई बार तो 1-2 महीने तो ऐसे निकल जाते थे जिसके अंदर कुछ काम ही नहीं हो रहा हमारा। बट स्टिल हमने मेहनत की उसके अंदर, काफ़ी अच्छा वो किया। फिर हमें धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी। जब आप कोई नॉलेज बढ़ती है तो डेफिनेटली आप ग्रो की तरफ चलने लग जाते हो। तो जब नॉलेज बढ़ी, चीज़ें समझ में आने लगी, तो चीज़ें अपने आप स्ट्रीमलाइन होगी, स्मूथ होगी। तो उसके बेसिस पे फिर आप देख ही रहे हो कि धीरे धीरे करके हम उस लेवल से आज किस लेवल पे आ गए, वो आपके सामने है, और वो गुड़गांव देख रहा है। हाँ, नहीं, काफी अच्छी बात है। तो सुभाष जी, जैसे आपकी कंपनी का नाम है लग्जरी रीडिफाइंड, तो ये एक लग्जरी की तरफ इस नेम को लेके जाते हैं। तो इसके पीछे, ये नाम रखने के पीछे आपका कुछ मोटिव है जो आपने सोच के ये नाम रखा है? या डेफिनेटली अमित जी, जब हम गुड़गांव की बात करते हैं, गुड़गांव लग्जरी सेक्टर्स में काफ़ी डोमिनेट कर रहा है आज की डेट में। हम देखेंगे तो जितने भी बिल्डर्स हैं गुड़गांव के अंदर, चाहे वो DLF हो, AIPL हो, एलान हो, सब एक क्या कर रहे हैं कि अलग ही लेवल की चीज़ें लेके आ रहे हैं। हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ एडिशनल लेके आते हैं। जब क्लाइंट, हम कहते हैं कि अभी क्योंकि लग्जरी डोमिनेट किया है, तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि हमें भी अपनी प्रोफाइल को एक लग्जरी की तरफ लेके जाना चाहिए, और एक लग्जरी रीडिफाइन हमने उसका नाम रखा। बट जैसे जैसे बिल्डर्स को हमने देखा कि बिल्डर एक यूनिक चीज लेके आ रहा है, यूनिक प्रोडक्ट लेके आ रहा है, और हर बार कुछ में एक यूनिक आइडिया इंट्रोड्यूस करता है, जिससे उसकी लग्जरी की डेफिनेशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो उसके बेसिस पे ही हमने अपनी कंपनी के जो लग्जरी रिफाइनर्स में एक टैगलाइन भी रखी है कि लग्जरी बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। दैट्स मीन अगर आप किसी प्रोडक्ट में कोई चीज आप देखते हो कि ये लगता है कि भाई इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, बट आप नेक्स्ट टाइम देखो तो सेकंड बिल्डर होगा, वो उससे भी यूनिक कोई ना कोई चीज लेके आएगा। जैसे आज की डेट में आप देखते हैं कि हम लग्जरी का क्या मतलब हो गया कि एक तरह से जैसे आप 5 स्टार होटल में रह रहे हो तो सेम चीजें आपको वहां मिल रही है, आपको वैले पार्किंग वहां मिल जाती है, आपको रेस्टोरेंट वहां मिल जाते हैं, आपको ऑन कॉल सर्विसेज सारी मिलने लग रही है। तो वो एक लग्जरी की डेफिनेशन को बिल्कुल चेंज कर रहा है। तो उसी के बेसिस पे देखते हुए कि हमें लगा कि हाँ भी हमारा लग्जरी डिफाइन एक बिल्कुल सुटेबल वर्ड है जो मेरी कंपनी के लिए सूट करेगा। नहीं, ये तो काफी अच्छा पैटर्न आपने बताया, और ये सूट भी करता है गुड़गांव की मार्केट, रियल एस्टेट के मार्केट। अब इसीलिए सारा डोमिनेट कर रहा है, लग्जरी को डोमिनेट कर रहा है, तो लग्जरी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं लोग आज की डेट में। तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि लग्जरी 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 हो रहा है गुड़गांव की आज की तो कितना लग्जरी लेके जाएंगे। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये तो खासियत है बिल्डर्स की कि एवरी टाइम दे आर कमिंग विद द न्यू आइडियाज एंड न्यू थॉट्स, जिससे क्या हो रहा है कि आप डेफिनेटली, जो मैं भी सोच रहा हूँ, मुझे दिखाई भी दे रहा है और मैंने देखा भी है, जो चीज हमने देखी हुई थी उसे हम आज एक अलग लेवल पे देख रहे हैं। तो लग्जरी हर बार कुछ ना कुछ इंप्रूव करके लेके आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, चीजें चेंज हो रही हैं। तो सुभाष जी, जैसे अभी आपने गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट को एक लग्जरी के रूप में एक प्रॉपरली एक्सप्लेन किया, तो अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि गुड़गांव की जो रियल एस्टेट मार्केट, जो लग्जरी मार्केट है, वो ओवर हाइप हो चुकी है। तो आप इस परसेप्शंस को कैसे एड्रेस करते हो? अमित जी, आपका कहना कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि हम कई बार ये देखते हैं, कई कस्टमर्स का भी हमारे पास कॉल आता है और कई बार उनका फीडबैक भी होता है जब उनसे हम बात कर रहे होते हैं कि जो लग्जरी आपने जो इतना कर दिया है गुड़गांव के अंदर, ये जेन्युइनली इतनी लग्जरी का क्या कॉन्सेप्ट है? क्या ये आपका ओवर हाइप नहीं है, या सिर्फ लग्जरी के नाम पे कोई भी बिल्डर है कोई भी चीज अपनी बेच के निकल जाता है?
तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये बात सही है। बट मैं क्या कहना चाहता हूँ इसके अंदर कि अगर जो लग्जरी डिपेंड करती है या जो लग्जरी का सही हाइप है जहाँ पे, वो आपका डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे और आपके बिल्डर के ऊपर। इस टाइम पे जो लग्जरी की हाइप बनी हुई है तो कस्टमर को थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। उससे सबसे पहले जो मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू कि उसे इतनी मेहनत करने से पहले उसे एक राइट कंसल्टेंट की जरूरत है इस टाइम पे, जो कि उसे गाइड कर सके कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि आप विदाउट कंसल्टेंट, इसका मतलब आप एक ऐसी नाव में बैठे हुए हैं जिसके अंदर आप है ना कंफ्यूज हो कि मुझे कहाँ जाना है। ठीक है, तो एक कंसल्टेंट है वो, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको अच्छे से पता है कि आज मार्केट किस तरफ जा रही है, कौन सा प्रोडक्ट है ठीक है, कौन सा गलत है, मुझे आपको किस प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट करना है, किसके साथ नहीं करना है। तो लग्जरी के नाम से मत भागो खाली, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि बहुत सारे बिल्डर ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में दे विल कंप्लीट दैट प्रोडक्ट ऑल्सो। तो मुझे उन पे डाउट्स हैं, तो उन प्रोडक्ट्स पर मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं रखता और ना मैं उन पे काम करता हूँ। तो मैं सिर्फ इसमें यही बोलना चाहूंगा कि एक आपके से ना राइट कंसल्टेंट होना आपके पास बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जो मार्केट में जो लग्जरी के नाम पे बहुत सारी चीजें बेच रहे हैं। बट राइट प्रोडक्ट को चूज करना और राइट बिल्डर के साथ जाना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब किसी एक राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हो या कंसल्टेंट को सिलेक्ट करते हो। क्योंकि देखो कंसल्टेंट एक ऐसा बंदा है जो जितने भी गुड़गांव में कंसल्टेंट है, दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द बिल्डर, कि भैया ये बिल्डर देगा या नहीं देगा, कहाँ पे कमाई है कहाँ पे नहीं है, मुझे सब पता है। बट उसको ये भी पता है कि ये बिल्डर एक स्ट्रॉन्ग बिल्डर है कि यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो ऐसे जो आप कंसल्टेंट की हम बात करेंगे वो लिमिटेड से कंसल्टेंट होते हैं, बट वो उसको ढूंढना भी आपकी एक सर्च है जो आपको करना पड़ेगा उसके लिए। नहीं, आप सुभाष जी आप सही कह रहे हो, क्योंकि गुड़गांव की मार्केट में क्या हो रखा है कि काफी सारे नए नए बिल्डर्स आ रहे हैं जिन्होंने अभी काम रिसेंटली ही स्टार्ट किया है और उनके पास पता नहीं होता कि उनके पास फंड अवेलेबल है या नहीं है। तो हम थोड़े से प्रॉफिट के लिए ना विदाउट कंसल्टेंट को हायर किए हुए, उसके प्रॉपर इंफॉर्मेशन उससे लिए हुए हम वहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं। और फिर बाद में क्या होता है कि वो उनके पास फंड होता नहीं उन बिल्डर्स के पास में, और वो प्रोजेक्ट अधूरे रह जाते हैं। फिर जो हमारी मेहनत की कमाई है वो वहीं पे अटक जाती है, वो पता नहीं वो कब निकलेगी कब नहीं निकलेगी। तो आप ठीक कह रहे हो कि कंसल्टेंट जो है वो जरूरी है और आपको एक राइट कंसल्टेंट से जरूर सर्च करना चाहिए। सुभाष जी, हर जगह बोला जा रहा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव के लिए गेम चेंजर है। तो जैसे भी प्रोजेक्ट के अंदर डिले है या फिर प्राइसिंग के अंदर बबल है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? जो हमारे न्यू इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए क्या ये सही बात है या फिर अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है? अमित जी, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि हर एक टाइम इन्वेस्टमेंट का होता है, चाहे वो आपका मार्केट डाउन हो तो आपका ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको वहाँ पे बाय करने की, क्योंकि आपको बिल्डर्स है ना काफी लुक्रेटिव स्कीम्स देते हैं आपको उसके अंदर, जिसमें जैसे कई बार 30-70 या 35-65 का जैसे पेमेंट प्लान निकाल दिया उन्होंने। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है जो आप ग्रैब करोगे तो आपकी पेमेंट कम जा रही है, बट यू हैव द स्पैन ऑफ टाइम टू रिटेन इट। ठीक है, बट मैं बबल इसलिए नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि बबल काफी जगह बबल भी है, क्योंकि आपके जो प्राइसेस हैं वो ओवर प्राइस है। अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे स्पेसिफिकली, जैसे आपने मुझसे पूछा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे, तो मैं द्वारका एक्सप्रेसवे भी आपको प्रोडक्ट का सिलेक्शन बहुत जरूरी है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो और क्या उस प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए कि आपकी एग्जिट हो सकता है नहीं हो सकता है। ये सारी चीजें देख के ही आप इन्वेस्टमेंट करो, और लोकेशन को देख के इन्वेस्टमेंट करो, और प्रोडक्ट को देख के इन्वेस्टमेंट करो, और आपका बिल्डर कौन सा है वो देख के इन्वेस्टमेंट करो। हर एक बिल्डर पे विश्वास करना भी ठीक नहीं है। और अब लोकेशन की जैसे मैं बात कर रहा था, जो मुझे पर्सनली समझ में आता है, तो जो कनेक्टिविटी आपकी दिल्ली के पास में है, जो वहाँ पे देखे आप देख सकते हैं, वहाँ पे DXP1 है या MR के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, और भी काफी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे, जैसे स्मार्ट वर्ड ने भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो एक राइट लोकेशन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे प्राइस ड्रॉप होगा अभी। नियर टू दिल्ली है तो वो एक दिल्ली का एडवांटेज उसे हमेशा मिलेगा। बट हम जब वापस आते हैं दिल्ली से टुवर्ड्स गुड़गांव की तरफ आते हैं, SPR की तरफ आते हैं, तो उन लोकेशन पे आपको थोड़ा सा समझदारी दिखानी पड़ेगी और समझ के उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है कि क्या ये जो रेट मांगा जा रहा है वो रेट उसको जस्टिफाई करता है या नहीं। हम ठीक है, प्रोजेक्ट लग्जरी है, बट लग्जरी क्या सभी लग्जरी प्रोजेक्ट में ये रेट होने चाहिए? क्या ये रेट को अचीव कर पाएगा? क्या वो लोकेशन उसके लिए वाइबल है? वो देखना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं इसमें देना चाहूंगा कि हमने एक छोटा सा प्रोडक्ट हमने लिया था जो लोकेशन पे था, आपका द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही था। हम एक प्रोजेक्ट की बात करें जो लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, उसमें हमने फ्लोर्स सेल किए थे वहाँ पे काफी। तो जो रेट और लोकेशन को देख के रेट बड़ा ही अच्छा रेट निकाला था बिल्डर ने। बिल्डर का रेट अगर हम देखेंगे तो उस टाइम पे तो बिलो 1 CR आपको चीजें मिल रही है। फ्लोर मिले 3 बेडरूम की वहाँ पे,
जो कि आज की डेट में अगर आप देखते हो तो गुड़गांव में किसी भी लोकेशन पे आपको 1 CR में कोई भी प्लॉट या कोई फ्लोर नहीं मिलेगा आपको। डेफिनेटली। तो उस टाइम पे जो हमने इन्वेस्टमेंट्स कराई थी क्लाइंट्स की, एक पेमेंट प्लान बड़ा ही लुक्रेटिव पेमेंट प्लान था, उसमें 30-40-30 का, जिसे 30 पेमेंट करने के बाद बंदे को आपका इजीली आपका वो एग्जिट भी कर गया उस प्रोजेक्ट के अंदर से, और जो नया बायर आया है वो भी फर्दर एग्जिट कर गया। तो मतलब आप 1 या 2 बार हम प्रॉपर्टी को हम सील कर चुके हैं उसके अंदर, बट स्टिल आज की डेट में भी जब आज उसका प्रोडक्ट का रेट आपका 1.35 से लेके आपका 1.5 तक का रेट है, वहां पे भी एंट्री करना बनता है, क्योंकि आप जितने नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो आपके 2.5 CR के आपके आ रहे हैं। उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वाइबिलिटी अभी भी इसी प्रोजेक्ट में और भी ज्यादा मिलती है। तो राइट प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है आपके लिए, जो मेरे समझ की बात है। नहीं, आप सही कह रहे हो, राइट प्रोडक्ट होना और राइट कंसल्टेंट कंसल्टेंट हो, ये दोनों ज्यादा मैटर करेगा हर जगह पे। क्योंकि जैसे आप कोई भी चीज करते हैं तो कंसल्टेंट, मेरी तरफ से यही है कि आप कंसल्टेंट चूज करो। आपके ना कंसल्टेंट चूज करने का इजी तरीका ये भी हो गया कि आपने बहुत सारी आपकी सोशल वेबसाइट्स आप देखते होंगे, तो वो भी आपको अच्छे से कंसल्ट करते हैं, तो उनमें से भी आप चूज कर सकते हो कि बंदा सही है, सही राय दे रहा है, और उनमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है उन प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो आपको बेटर चीजें मिलेगी वहां से। ठीक है। तो सुभाती, जैसे अभी तक हमने बात करी लग्जरी की, क्योंकि हर बिल्डर एक न्यू लग्जरी को रीडिफाइन करता हो जा रहा है, बट आपने देखा होगा कि मिडिल क्लास जो है उनकी हाउसिंग की जो डिमांड है वो सबसे ज्यादा है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो आज के टाइम पे गुड़गांव उनके लिए आउटरीच हो गया है? आप इसको कैसे देखते हैं? मैं काफी देर से वेट कर रहा था इस क्वेश्चन का कि कुछ आप इस तरह का क्वेश्चन मुझसे पूछिए, क्योंकि अब तक हो ना सिर्फ हम लग्जरी की बातें कर रहे हैं बार बार, और कई बार ये लगता है कि लग्जरी ओवर सप्लाइड है, और हम जो सेगमेंट जो जो अनटच अभी तक हमारी पूरी कन्वर्सेशन में रहा था वो था मिडिल सेगमेंट। तो मिडिल सेगमेंट के लिए ऐसा नहीं है कि उनके लिए सप्लाई नहीं है या नहीं, अभी कुछ इनके लिए कोई प्लानिंग कुछ गवर्नमेंट ने नहीं की या किसी ने नहीं किया। तो अगर मिडिल सेगमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑलरेडी काफी स्कीम्स लेके आ चुकी है गुड़गांव के अंदर, जिसके अंदर आप दीनदयाल आवास योजना भी बोल सकते हैं, उसको एक वो आया हुआ है। उसके बाद अफोर्डेबल की सेगमेंट एक आया था, जिसके अंदर आप है ना आप मिडिल सेक्टर को आराम से कैटर कर सकते हो अंदर, और जेएनयू ने छोटे कम लाइसेंस दिए थे, काफी लाइसेंस दिए थे बिल्डर्स को भी, और काफी बिल्डर्स ने ये चीज अचीव करके भी दिखाई है, और काफी मिडिल सेगमेंट को ये चीजें मिली भी है। तो ये एक कंसर्न नहीं है, ये तो आगे भी आने वाले टाइम में बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा, क्योंकि अभी गुड़गांव जिस तरीके से फैल रहा है, जिस तरीके से बढ़ रहा है गुड़गांव यहाँ पे, क्योंकि काफी आईटी कंपनी, जैसे हम पहले भी हम बोलते थे कि आईटी कंपनीज आ गई हैं, इनके कारण काफी, क्योंकि जैसी आईटी कंपनीज आई थी गुड़गांव के अंदर, उन्होंने प्राइस को हाइक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आईटी के ही ज्यादातर बंदे थे जिन्होंने बाइंग स्टार्ट की थी गुड़गांव के अंदर। ऐसे अगर हम बात करते हैं तो मैंने एक सर्वे कहीं पढ़ा हुआ था, कहीं देखा भी है, उसको लिखा हुआ कहीं पे, कि गुड़गांव में भी अभी जैसे डीएलएफ है, डीएलएफ भी ऑलरेडी अभी जैसे साइबर सिटी है, उसका कम से कम 10 to 20 टाइम्स बड़े डेवलपमेंट और लेके आ रहा है गुड़गांव के अंदर। इसका मतलब क्लियरली है कि यहाँ पे अभी और भी पॉपुलेशन आने वाली है, और भी कंपनीज आने वाली हैं। अगर हम ओवरऑल गुड़गांव की बात करते हैं, ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर 70 to 80% जो एमएनसी कंपनीज है वो आज गुड़गांव में है। तो अगर गुड़गांव जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो आने वाले टाइम में ये कंसर्न और भी बढ़ेगा, क्योंकि जब कंपनीज आएंगे तो ये तो नहीं है कि वहाँ पे सीईओ आएंगे तो 100 करोड़ का अपार्टमेंट सिर्फ, जैसे अभी डीएलएफ ने सील किया था तो उसके कंपनी के सीईओ ने ले लिया है। जितने भी स्टार्टअप्स जो आए थे, स्टार्टअप से आप अभी देखा होगा तो मैक्सिमम जो बाइंग हुई है अभी, जो हम कमेलियाज बोल रहे हैं, दहलियाज बोल रहे हैं, उनमें जो बाइंग गई है अभी, वो सारी जो स्टार्टअप्स के जो बंदे थे उन्होंने बाइंग की है। इसका मतलब हमारी गवर्नमेंट जो स्टार्टअप्स के लिए जो प्लानिंग की थी, जिस तरीके से उनको इनिशिएट किया था, क्योंकि आप देखोगे तो स्टार्टअप्स जो कंपनियां थी आज वो बहुत बड़े लेवल पे चली गई हैं, ठीक है। तो उन जो आप बड़े लेवल का मतलब, मेरा कहने का मतलब यही है कि क्योंकि वो बंदे आज 100 करोड़ का अपार्टमेंट खरीद रहे हैं गुड़गांव के अंदर, इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे वो चली गई है कंपनियां। और जब ये कंपनियां छोटी से बड़ी हो तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रहा है उससे, और जो एम्प्लॉइज है वो क्या मिड सेगमेंट के नहीं है, तो उनके लिए भी एक कंसर्न बन जाता है। तो गवर्नमेंट डेफिनेटली उसके लिए कुछ कर भी रही है, और कंपनी मतलब गवर्नमेंट ने उसके लिए काफी किया भी है। जैसे हम दीनदयाल की बात कर रहे हैं, अफोर्डेबल की बात कर रहे हैं, तो वो चीजें उनके लिए बन रही हैं, और बहुत सारी चीजें अभी आने वाली भी हैं जो फ्यूचर में दिखाई देंगी। ओके, तो सुभाष जी, जैसे कहा जाता है कि गुड़गांव के अंदर रेंटल यील्ड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट डाटा सजेस्ट करता है कि गुड़गांव के अंदर जो रेंटल यील्ड है वो 2 से 3% है, यानी कि एफडी के इंटरेस्ट रेट से भी कम है। तो आप इन्वेस्टर्स के लिए इसको कैसे सजेस्ट करते हो, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसके लिए क्या है? अमित जी, ये क्वेश्चंस हम जब काफी बार क्लाइंट्स के साथ बैठते हैं तो भी उनके सामने वो भी हमसे कई बार यही क्वेश्चन करते हैं कि यार इससे अच्छा तो मैं अपना पैसा एफडी में लगा दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ रिटर्न नहीं दिखाई दे रहा। बट हम उन्हें भी ये समझाते हैं, और आज की वीडियो के थ्रू भी मैं यही बताना चाहूंगा कि क्यों हमें
प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दे रेदर देन कि एफडी में आप पैसा लगाएं। क्योंकि देखो आप एफडी में जब पैसा लगाते हैं, सपोज करो जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ, मैं गोल्फ कोर्स रोड पे रहता हूँ, तो मैंने डीएलएफ पार्क प्लेस एंड ब्लेयर और ये हम इनकी बातें कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट मुझे उस जब हम सेल कर रहे थे उस टाइम पे, तो उनकी वैल्यूएशन होती थी अराउंड 3 से 4 करोड़ के आसपास। ठीक है सर। तो उसमें क्या होता था, जो आपको रेंटल आपको मिलता था वो आपको 90 से लेके 1 लाख रुपए के आसपास आपको रेंटल मिल जाता था उसमें। अब वही प्रॉपर्टी सेम है, वही पार्क प्लेस है, वही ब्लेयर है, नई चीजें डेवलप भी हो रही हैं उसके साथ में जो आने वाले। आज उसी पार्क प्लेस की वैल्यूएशन अगर हम लगाते हैं तो उसमें आपका जो रेंटल है वो आपका 2.5 से लेके 3 लाख रुपए तक चला गया है, और जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है वो अराउंड आपके 7 to 8 करोड़ के आसपास चली गई है। अब मेरा सिंपल क्वेश्चन आपसे, क्या आपने एफडी कर रखी होती तो आपकी 2 करोड़ 6 करोड़ या 8 करोड़ हो जाती आपकी प्रॉपर्टी की? नहीं, डेफिनेटली नहीं होती, क्योंकि तो ये लॉजिक ही गलत होता है लोगों का, कि ये बोलना कि यार इससे अच्छा तो मैं एफडी करा लूं। यार एफडी करा लो, पर एफडी में फायदा नहीं है ना आपको, आपका पैसा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। आप यू आर जस्ट गेटिंग ए रेंटल, या यू आर जस्ट गेटिंग ए इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट, जो आपका ही पैसा था, आप अपने पैसे पे सिर्फ इंटरेस्ट ले रहे हो। अगर वही पैसा आपने किसी रियल एस्टेट वहां पे लगाया होता है, कोई आपने हाउस परचेज किया होता है, या कोई आपने कमर्शियल दुकान ली होती है, तो डेफिनेटली विल गेट नॉट, आप रेंटल तो ले ही रहे थे और साइमल्टेनियसली आपकी प्रॉपर्टी ग्रो कर रही है। और वो कितने टाइम से ग्रो कर जाती है, अभी आज गुड़गांव में आइडिया लगाना बिल्कुल ही संभव नहीं है, कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन तो एकदम से जा रही है ऊपर की। तो नहीं सुभाष जी, आप ठीक कह रहे हो, और रेंटल यील्ड के बारे में जो भी आपने एक्सप्लेन किया। सुभाष जी, दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर ग्रेटर नोएडा या नोएडा की बात करें, वो एक प्लैन्ड सिटी है, और उनके जो प्राइस है वो गुड़गांव के कंपैरिजन के अंदर रियल एस्टेट की प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है। तो अगर न्यू कस्टमर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो वो गुड़गांव में क्यों इन्वेस्ट करे, क्यों ना नोएडा या ग्रेटर नोएडा में करे? इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? अभी जी इसका तो मैं आपको एक यही जवाब दूंगा कि जैसे अगर कोई स्टार्टअप है, कोई जैसे कोई नया इन्वेस्टर्स है या कोई यंगस्टर है जो अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहता है, तो उसका डिपेंड करता है उसकी कैपेबिलिटी पे और वो कितना रिस्क टेकर है। Okay. तो और अगर उसकी इन्वेस्टमेंट है, वो चाहता है कि मैं स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, तो छोटे टिकट साइज में जाना है, तो आई थिंक नोएडा इज ए बेटर ऑप्शन फॉर दैट। बट जो मेरा कंसर्न है मेजरली, जो सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट चाहते हैं जिसमें कि उन्हें लगे कि उसने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करी है और वो सेफ है, तो मैं डेफिनेटली प्रेफर करूंगा गुड़गांव के लिए कि आप गुड़गांव के अंदर आइए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं नोएडा के अंदर जो थोड़े से जो हम टैकल नहीं कर सकते, जिसके कारण आपकी प्रॉपर्टी में भी अप्रिशिएट हो जाए या आपको मिल भी जाए, ठीक है, बट रिस्क फैक्टर्स उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इसके कारण मैं जो डिसीजन जो मेरे जाता है वो गुड़गांव और नोएडा के अंदर में ज्यादा प्रेफर गुड़गांव को करता हूँ। ओके, क्योंकि आपको एग्जिट के चांसेस अच्छे मिल जाते हैं, आपका एप्रिशिएशन आपको अच्छा मिल जाता है, आपको ये नहीं लगेगा आपका असर डम है। और नोएडा में आई थिंक मेरे हिसाब से एक ओवर सप्लाई भी है जो मुझे दिखाई दे रही है। नहीं, जैसे जेवर एयरपोर्ट है, तो जेवर एयरपोर्ट वगैरह का अगर आप देखोगे तो वो एक इम्पैक्ट आया है, उससे प्रॉपर्टी गेन हुई है, बट वहाँ पे उसके अलावा गुड़गांव में तो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हुई है। बस स्टिल मेरा एक कंसर्न है, आपको सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप मेरे हिसाब से गुड़गांव कीजिए। हाँ, ये कंसर्न है नोएडा के मामले में। अगर जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ पे भी काफी सारी ऐसी चीजें सुनने में आई थी जो कि लोगों के साथ फ्रॉड हुई थी। बिल्कुल, मतलब कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टी का उन्होंने बुक किया है या नहीं किया है। तो बट हाँ, सेफ्टी के मामले में मानता हूँ कि गुड़गांव हरियाणा जो है, ट्रांसपेरेंसी जो ज्यादा मिलेगी आपको गुड़गांव में मिलेगी एज कम्पेयर टू नोएडा। बट नोएडा में फ्रॉड्स के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं और एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है, जिससे है ना आप बिल्डर्स काफी हार्म हुए हैं, जो हमने अपने काफी टाइम चले भी काफी सुना भी था, हमने देखे भी हैं वहाँ पे। काफी बिल्डर्स तो बिल्कुल स्क्रैप हो गए वहाँ पे ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। बट गुड़गांव में ऐसा कुछ नहीं है, गुड़गांव में आपको ज्यादा प्रमोट किया जाता है यहाँ पे बिल्डर्स को भी, एंड बिल्डर्स ही हैं जो गुड़गांव को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है, जिन्होंने एक जो हम इतनी जैसे लग्जरी की बातें कर रही है, बातें कर रहे हैं, वो जो लग्जरी की डेफिनेशन है वो आज गुड़गांव को बिल्डर्स नहीं दी है। हाँ ठीक, ये बात भी है कि जो गुड़गांव के अंदर जो अभी डेवलपमेंट हो रही है, जो भी बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं, वो ज्यादा लग्जरियस प्रोजेक्ट गुड़गांव के अंदर है बजाय कि नोएडा के अंदर। राइट, क्योंकि नोएडा के अंदर आपको टिकट साइज यहाँ से कम पड़ता है, बट जो एमिनिटीज वगैरह जो गुड़गांव के अंदर जो प्रोवाइड होती है वो नोएडा में अभी नहीं है। में भी नहीं है। डेफिनेट इंफ्रा बड़ा स्ट्रॉन्ग है नोएडा का, बट गुड़गांव अभी सेम पैटर्न पे आ रहा है और इंफ्रा को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो आने वाले टाइम में गुड़गांव मतलब एक ऐसा स्पेस, एक ऐसी जगह बन जाएगी जहां पे आपका सपना होगा घर लेने के लिए, कि जो भी आज भी बन गया लोगों का कि मुझे अगर घर चाहिए तो मुझे गुड़गांव में चाहिए, पर गुड़गांव में वो उनकी रीच से बाहर होता जा रहा है। इसी बात से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं,
तो गुड़गांव की अगर बात करें तो गुड़गांव में अभी जैसे कई बार रील आप देखते होगे कि 100 CR का फ्लैट किसी ने परचेज किया, और जब हमारा रेनी सीजन आता है तो वहां पे पूरी की पूरी एक नदी तरीके बह रही होती है, तो लोग की कमेंट करते हैं ये 100 करोड़ की प्रॉपर्टी और उसके आसपास ही है। तो ये गुड़गांव में एक कमी है क्योंकि पॉल्यूशन ज्यादा है यहाँ पे। रोड क्या जो इंटरनल जो रोड्स है वो काफी डिस्कनेक्टेड है, और उसके अलावा जो इंटर अभी मतलब वो उस लेवल की जो ग्रोथ अभी जो होनी चाहिए वो सिटी के अंदर नहीं है। तो इसलिए जो भी न्यू कस्टमर जो आ रहा है ना, जो न्यू इन्वेस्टर आ रहा है, तो वो ये रील्स वगैरह देख के उनको लगता है कि जो लग्जरी अभी जो लेके आ रहे हैं, तो क्या इसकी ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा हाइप होगी हो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है, तो अगले आने वाले 5 से 7 साल के अंदर उसका आप क्या फ्यूचर देखते हो? क्या ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कंप्लीटली डेवलप होगा राइट आने वाले 5-7 साल में, या ऐसा ही रहेगा? अगर ऐसा ही रहता है तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जो लग्जरी जो भी मार्केट जो 4 से 5 साल में जो इतनी ग्रोथ करी है वो एक स्लो डाउन की तरफ चला जाए? देखो अभी गुड़गांव जो मुझे दिखाई दे रहा है उस हिसाब से तो अभी जो स्टोरी है वो अभी रुकती हुई नहीं दिख रही है। मुझे तो अभी अगले 5 से 7 साल में ग्रोथ और भी ज्यादा दिखाई देगी, और भी ज्यादा गुड़गांव को एक नेक्स्ट लेवल पे देखा जाएगा। बट वो मैं आपसे बातों से डेफिनेटली एग्री करता हूँ कि जो ग्रोथ स्टोरी जो अब तक हमें अचीव कर लेनी चाहिए थी, जैसे आपने कहा कि रील्स चल रही है, सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया आज की डेट के अंदर कि आपको अच्छी चीजें दिखा रहा है तो आपको बुरी भी दिखा रहा है। तो आपने काफी वीडियोज भी देखे होंगे जैसे पानी भर जाता है या कुछ ऐसा होता है, पूरा जाम की आपने वीडियो देखी है, पूरा गुड़गांव एकदम से जाम होता है, 5-5, 6-6 घंटे के लिए आपका ट्रैफिक जाम रहता है, जो एक मेजर कंसर्न है गुड़गांव के लिए। क्योंकि आप एक स्मार्ट सिटी है, गोल्डन सिटी की बातें करने लग रहे हो, और उस सिटी के अंदर इतनी भयंकर चीजें चल रही है कि आप जा रहे हो, आप एयरपोर्ट तक आपको जाना है तो आपको एयरपोर्ट जाना है तो एयरपोर्ट जाने में आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं कई बार पहुंचने में, कि आपकी फ्लाइट डिले हो जाती है, उसमें आपकी फ्लाइट मिस कर लेते हो आप उस चीज। एक्चुअली ये एक्सपीरियंस मैंने खुद भी लिया है। एक्चुअली मैं क्या एग्जांपल बताता हूँ। मेरे को कहीं से मैं वापस आ रहा था तो किसी को मैंने बोला था कि आप मेरे को गुड़गांव में थे, उन्होंने मेरे को बोला था कि मैंने पिक कर लेना मेरे को एयरपोर्ट से और घर पे चलना। मेरी फ्लाइट आ गई है और 6 घंटे में वो मेरे पास पहुंचे हैं। तो ऐसा कई बार होता है, वो ठीक कह रहे हो। ये किस्से हम सुनते भी रहते हैं। जैसे मैंने मेरे एक इन्वेस्टर से उनसे भी मैंने बात की थी, उन्होंने भी यही बताया था कि बॉम्बे से उन्होंने फ्लाइट ली थी यहाँ से, वो सेम स्ट्रक्चर जैसे बॉम्बे का है गुड़गांव भी वही होता जा रहा है। उन्होंने अपनी स्टोरी बॉम्बे की बताई थी उस टाइम पे। उन्होंने कहा बॉम्बे से जब वो गुड़गांव आ रहे थे तो वो गुड़गांव से अपने घर पहुंच गया, मतलब यहाँ से उन्होंने जस्ट जैसे आप सोनीपत से हो तो वो भी एक रिमोट उस एरिया से थे, जैसे सोनीपत या किसी एरिया से थे, तो वहां वो आराम से पहुंच गए वहां पे। बट अभी तक मतलब उसके 2-3-4 घंटे तक वो बंदा अभी तक बॉम्बे से अपने घर नहीं पहुंचा, जो कि उसके घर से मेरे ख्याल में आधी ही घंटे की ड्राइव थी। तो वो मतलब ये चीजें तो होती रहती हैं, हम ये नहीं कह सकते सिर्फ गुड़गांव में ही हो रही है और बॉम्बे में नहीं हो रही है, तो वो हर जगह है। बट उस पर कंट्रोल करना, उसको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। किसी भी सिटी को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अगर जैसे हम बात कर रहे थे ग्रोथ स्टोरी के लिए, तो डेफिनेटली अभी गुड़गांव बहुत आगे जाने वाला है, बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है और एक अलग और एक नेक्स्ट लेवल पे दिखाई देगा आपको गुड़गांव। बट जो इसकी ग्रोथ को रोकने लग रही है, वो आपका डेफिनेटली यही जो क्वेश्चंस हैं, यही जो चीजें हैं जो उसको ग्रोथ को रोक रही हैं, जैसे आपका वाटर ब्लॉगिंग हो रही है, आपका ट्रैफिक जैम हो रहा है, ये चीजें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग ना होना, ये सारे रीजंस हैं जो उसको रोक रहे हैं। बट अगर ये चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं, ये सारी इन चीजों को परफेक्टली अगर गवर्नमेंट को हैंडल कर लेती है, तो डेफिनेटली विल सी गुड़गांव ऑन द नेक्स्ट लेवल। तो ग्रोथ स्टोरी मुझे नहीं लगता है किसी लेवल पे भी रुकती दिखाई दे रही है। मे भी हो सकता है कि एक ये रीजन भी है कि गुड़गांव अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, क्योंकि कंटिन्यूस जो गुड़गांव का जो जैसे न्यू बिल्डर लॉबीज आ रही है, मतलब काफी जगह फैला हो रहा है। अभी मेरे ख्याल से जो मेन कोर गुड़गांव है वहां पे रेजिडेंशियल जो लैंड है वो अभी शॉर्टेज हो चुकी है। अभी फरूक नगर, पटौदी, इस साइड में, मानेसर की साइड में गुड़गांव फैल रहा है, तो कंप्लीटली डेवलप होता जा रहा है। तो हो सकता है कि इस वजह से भी ये जो कंस्ट्रक्शन, जो इनर रोड का कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा स्लो, बट मेरे को लगता है कि आने वाले 5 साल के अंदर ये अच्छा ग्रो करेगा और प्रॉपर्टी भी अच्छी ग्रो करेगी। बट जैसे UER2 स्टार्ट हो गया तो वो भी एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया जो गुड़गांव को, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे को, सारे को कनेक्टिविटी। राइट। और भी मेरे खास आपके वही हैं जो गुड़गांव को डेवलप करने के लिए जरूरी है, जो आपका इंफ्रा होता है
तो इंफ्रा में जैसे हम बात करें आज द्वारका एक्सप्रेस वे जिस तरीके से बना है, उस लोकेशन पे आप रेट्स देखिए आप क्या हो गए हैं, आपके डबल से ऊपर रेट चले गए हैं हर एक प्रोजेक्ट के। और सिमिलरली आप अदर बातें करते हैं जैसे KMPN का रेडी हो गया है, बॉम्बे मुंबई कॉरिडोर आपका एक्सप्रेस वे रेडी हो गया है। तो जो कनेक्टिविटी जितनी ईजी होती जा रही है वो उस लोकेशन को और ज्यादा प्रमोट कर रही है उस हिसाब से। तो गवर्नमेंट उन चीजों पे बड़ा फोकस कर रही है और इंफ्रा को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं वाटर की, वाटर सप्लाई सबसे ज्यादा कंसर्न की चीज है जो गुड़गांव में अभी है कि आगे एक फ्यूचर में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम वाटर मिलता है लोगों को, और वो एक कंसर्न है कि जितनी पॉपुलेशन अभी भी आ रही है और जितना डिलीवरीज और जितनी अभी आपके सामने जो इन्वेंट्री आ रही है उसके हिसाब से पॉपुलेशन और बढ़ने वाली है। तो उस टाइम पे क्या होगा, तो अब उसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अभी जैसे अभी CM साहब ने भी कुछ अभी अनाउंसमेंट की थी, उन्होंने अभी 672 MLD वाटर सप्लाई के लिए और अब उन्होंने वो दे दिया है, सैंक्शन कर दिया है गवर्नमेंट के लिए। तो वो एक राहत की बात होगी कि हमें गुड़गांव में अब वाटर की दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सिमिलरली अब ये चीजें अगर आती रहेंगी, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती रहेगी, व्हीकल स्टार्ट कर दिए हैं उसके अंदर, व्हीकल मूवमेंट को बड़ा इजी कर दिया है, और इवन सिस्टम भी कभी कर देते हैं जिससे आपका ट्रैफिक कंट्रोल किया जा सके। तो ये चीजें अगर टाइमली और परफेक्टली की जाएंगी तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता, मतलब गुड़गांव को आप किसी भी स्टेज पे रोक सकते हो आगे बढ़ने के। नहीं, डेफिनेटली आप ठीक कर रहे हो। अच्छा, एक और मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, मतलब कस्टमर्स ने भी हमसे पूछा था कि अगर कोई न्यू इन्वेस्टर गुड़गांव के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है तो आपकी तरफ से उसके लिए क्या वार्निंग रहेगी? कोई एक ऐसी वार्निंग बताओ कि जो आप उसको देना चाहोगे कि भाई ये आपको टेक केयर करना है। डेफिनेटली अमित जी, पहले तो इससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि आज है ना, हम कंसल्टेंसी की बात करें या किसी चीज की बात करें, फ्री में कोई चीज देते हैं उसकी वैल्यू नहीं होती कभी। हम एज ए कंसल्टेंट हम इतने क्लाइंट्स को इतनी कंसल्टेंसी देते हैं जो हम फ्री में देते हैं, हम बताते हैं चीजें कि इस तरीके से, बट वो उसको उस तरीके से ग्रैब नहीं करते, या हमें सोचते हैं कि भाई छोड़ो, मतलब तुम क्या बता रहे हो, मुझे ज्यादा नॉलेज है। और मोस्टली होता है क्योंकि आजकल है ना, आपने जो देखोगे जो सोशल मीडिया है इन पे क्या करते हैं, यंगस्टर्स हो गए या क्लाइंट हो गए, वो पहले हमसे ज्यादा एजुकेट हो गए आते हैं, उन्हें पता नहीं है कुछ, बट उस चीज को देख के वो कहते हैं कि हमें सबसे ज्यादा पता है इस चीज के अंदर। कई बार क्या होता है ना, अधूरा ज्ञान हार्मफुल होता है। हाँ। तो वो अधूरा ज्ञान ही होता है। रीजन यही है, उसमें क्या होता है कि वो उस चक्कर में फंस भी जाते हैं कई जगह जाके, और हम जब उनको बता रहे होते हैं वो चीजें तो उनको लगता है कि ये बेवकूफ है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि वो हम फ्री में दे रहे हैं। अगर उसी कंसल्टेंसी के हम चार्ज लेने लग जाए ना उन चीजों के लिए, तो फिर उनको सब चीजें सही लगेंगी। हाँ बिल्कुल। बस सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, अगर आपकी पर्ची कटी है ना, तो आप सब कुछ संभालोगे डॉक्टर का। अगर कोई आपको वैसे बता देगा कि भाई ये आप डोज ले लो, आप उससे ठीक हो जाएगा, तो उससे वो उसको समझ में नहीं आती वो चीजें, और वो उसको करेगा भी नहीं इम्प्लीमेंट। बट अगर आप जेब से पैसा दोगे तो उसको करोगे आप। तो फिर भी हमें देना पड़ेगा क्योंकि कंसल्टेंट है, तो हमें बतानी पड़ेगी, और हम इसलिए बैठे हुए हैं कि यहाँ पे भी हम भी चाहेंगे कि आप राइट कंसल्टेंट से आप कनेक्ट हो। तो जो यंगस्टर्स हैं या जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसका ड्यू डिलिजेंस जरूर कराएं, उस प्रोजेक्ट के बारे में समझे। किसी भी नए बिल्डर के पास एकदम से ना जाए, आप बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक करें कि हाँ भी इस बिल्डर्स ने अभी तक कितनी प्रॉपर्टीज बनाई है, किस लेवल की प्रॉपर्टीज बनाई है, और लोकेशन चेक करें। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं उनके, उनको आप चेक करें उसके अंदर जाके। बट इन सब का एक ही पैरामीटर होता है जो कि आपका कंसल्टेंट है। तो आप एक अच्छे कंसल्टेंट को आप हायर करें, या एक कंसल्टेंट को आप कनेक्ट करें जो आपको बेटर एडवाइस कर सके, उसकी डीप नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सके। तो एटलीस्ट आपको किसी ना किसी कंसल्टेंट पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ऐसे कंसल्टेंट को से ही कनेक्ट करें, उनके साथ आप आगे बढ़े, मैं यही चाहूंगा आपसे। बट जैसे अभी आपने बीच में बोला ना कि कई बार कस्टमर उन पे ट्रस्ट नहीं कर पाता, तो मेरे को लगता है कि ना इसके पीछे ना कस्टमर की जो मंशा है ना वो भी अच्छी नहीं होती। क्या होता है कि एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो है उसकी एक मेहनत होती है कि वो एक अच्छी एडवाइस देता है, क्योंकि मार्केट को उसका इन एंड आउट सारा पता होता है कि कौन सा बिल्डर अच्छा है कौन सा नहीं है। बट फिर भी कस्टमर जो है ना काफी सारे कंसल्टेंट से बात करता है और उनसे उनके हक की चीजें मांगना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जैसे कि ब्रोकरेज में से पार्ट मांगना स्टार्ट कर देगा, आपको जी 3% मिलता है तो आप 0.25 रख लो, मुझे बाकी मुझे दे दो। बट उनको ये नहीं पता होता कि एक कोई भी कंसल्टेंट होता है कि वो आपको हर चीज आपके टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करेगा। आपका जब तक आपकी प्रॉपर्टी परचेज नहीं होती तब तक वो आपके साथ है। प्रॉपर्टी परचेज होने के बाद अगर उसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं तब भी वो आपके साथ है, और उसके बाद उसको एग्जिट करवाने में भी वो आपके साथ है। प्रॉपर वो आपके वो तो वो प्रॉपर आपको गाइडेंस देता है। उस गाइडेंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती कस्टमर के लिए। तो उस
वे को सोच के ना कई ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो मिसगाइड भी कर देते ये रीजन होता है, जैसे कई बार कहते हैं कस्टमर ये कहते हैं यार मैं ब्रोकर पे ट्रस्ट नहीं करता। हैं। रीजन क्या है कि भाई मैं उसे कॉल करता हूँ, मेरा कॉल पिक नहीं कर रहा है या कुछ वो नहीं कर रहा है। यार आपने जब प्रॉपर्टी परचेज की तो आपने क्या उसकी मेहनत, जो उसका हक था, आपने अपनी आंखें सिर्फ उस पे रखी, आपने उसको उसकी मेहनत का पैसा उसे नहीं दिया, ठीक है। और आपने जो उसकी, मान लो उसकी कोई भी XYZ उसकी ब्रोकरेज कुछ बनती थी, आपने उसको सिर्फ 0.25, अरे आप उसके ऑफिस जाओ, उसके एक्सपेंसेस देखो, उससे बहुत सारी चीजें होती है, उसकी मेहनत देखो आप उस चीज के अंदर। फिर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बंदा आपका फोन नहीं उठा रहा और आप उसको फिर बोल रहे हो कि वो गंदा है। अरे जो आपका काम करना था, आपका चेक उठा के वहां लगवा दिया, उसका आपने पैसा दे दिया उसको, बट जो उसने मेहनत की उसका तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आती है। बट मैं रिक्वेस्ट तो यही करूंगा कि आप एक अच्छे कंसल्टेंट के साथ जुड़ रहे हो तो उसे उसकी मेहनत का पैसा आप जरूर, जो कि उसका हक बनता है। कहानी हक तो बनता ही है। तो सुभाष जी, जो हमारे यंग इन्वेस्टर्स हैं और जो गुड़गांव के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उनको सबसे पहली वार्निंग क्या दोगे और वो उसके पीछे क्या आपका मोटिव रहेगा? हमें जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो अभी यंग है, और काफी इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो गुड़गांव को चूक गए थे, उन्होंने पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट कर पाए वहाँ पे। तो अभी जो गुड़गांव जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो मैक्सिमम जो बंदे हैं वो चाहते हैं कि हम गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करें, बट एक राइट डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट करना और एक सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि आपको क्या करना है कि आप जब भी कोई आप नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे करना, तो फर्स्ट तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको नहीं पता है किसी चीज के बारे में, आपको नहीं जानते हैं चीज के बारे में, या उस जगह से अवेयर नहीं है अच्छी तरीके से, तो आपके लिए एक राइट कंसल्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप उससे कंसल्ट करें, उससे चीजें लें, उससे से आप बात करें सारी चीजें। अदरवाइज आप चाहते हैं कि फिर भी आप खुद भी एक चीजें देखना चाहते हैं, तो आप जिस बिल्डर का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं उसकी लोकेशन चेक करें, उसके फंडामेंटल्स चेक करें कि इस बिल्डर ने पीछे क्या किया है, किस तरह की चीजें बनाई हैं। आप उसका रिकॉर्ड चेक करें पूरा का पूरा कि हाँ भी जो कोई भी बिल्डर XYZ जो उसने पीछे अपने बैकग्राउंड में क्या क्या काम किया है अभी तक, तो क्या उन्होंने फ्रूटफुल डिलीवरी दी है नहीं दी है, तो उसकी वो एक तरह से आपकी ड्यू डिलिजेंस हो जाता है इस तरीके से कि भाई इसके फाइनेंसेस भी स्ट्रॉन्ग है, आगे फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहा है इसको कंप्लीट करके आपको देगा। तो ये ज्यादा जरूरी है इन चीजों को देखने में। और दूसरा ये है कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट लेते हो तो वो लोकेशन, किस तरह की लोकेशन को आप चूज करते हो, क्या उसके जो हिडन चार्जेस वगैरह होते हैं, 50 चीजें होती हैं जो उसके अंदर होती हैं जो आपको नहीं पता होता, आपको बाद में पता लगता है जब आप प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं। तो वो चीजें आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उस प्रोडक्ट को लेने से पहले आपके माइंड में ये, अगर आप एज ए इन्वेस्टर उसको बाय कर रहे हो तो इसको हम किस तरीके से और क्या एडवांटेज है और किस टाइम पे हम इसको एग्जिट कर सकते हैं, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके अंदर। तो वो मुझे जो लगता है उसके हिसाब से तो आपके साथ एक राइट कंसल्टेंट होना बहुत जरूरी है। तो आपको किसी ना किसी पे तो ट्रस्ट करना पड़ेगा, और ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि रियल एस्टेट है वो कंसल्टेंट से चलता है। आज जितने भी कंसल्टेंट हैं उनको डीपली नॉलेज है एक एक प्रोडक्ट की, एक एक बिल्डर की, एक एक बंदे की। तो आपको, मेरे हिसाब से आपको राइट डायरेक्शन देंगे, आपको उनकी सुननी चाहिए, ना कि आपको सिर्फ अपनी बतानी चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया इतना अवेयर हो गया कि वो गुरु बन गया आज की डेट में, कि सोशल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है वो सबको सही है कि हाई लग्जरी आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो क्लाइंट उन चीजों को देख के, उन चीजों का, मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी देखे सिर्फ जो रील देखते हैं उससे डिमांड करते हैं कि हाँ भी क्या आप मुझे बैंक डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कीजिए, उसके बाद उनका सीधा RTGS आ जाता है। उन्होंने कोई लोकेशन नहीं देखी होती, कुछ नहीं देखी, सिर्फ उस रील पे विश्वास करके चल रहे हैं। बट देखो, आप प्रॉपर्टी जो ले रही है वो एक टेंजिबल एसेट है, उसको जब तक आप महसूस नहीं करोगे, इस लोकेशन को आप देखोगे नहीं, जब तक उस लोकेशन के बारे में अच्छे से जानना नहीं, जब तक वो बिल्डर के बारे में आप नहीं जानोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नहीं, आप सही कह रहे हो। इसमें पॉइंट ये है कि मतलब कोई भी नया बायर है उसको लोकेशन पे जाके जरूर देखना चाहिए। कई बार लोकेशन लगती है कि ऐसा कि वाइब सही नहीं आ रही है, तो बट आपको उसको जो कंसल्टेंट है वो आपको प्रॉपरली बताएगा कि इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। बिल्कुल, क्योंकि आसपास अभी आपको नहीं पता कि फ्यूचर में ये कैसा दिखेगा, क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि करंट में भी डेवलप नहीं हुआ तो वो एरिया थोड़ा सा गंदा दिखे, पर डेवलप होने के बाद उसका क्या प्रोस्पेक्ट रहेगा, क्या उसकी यील्ड रहेगी, क्या उसका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करने से कितना आपको बेनिफिट मिलेगा, तो वो एक आपको एक अच्छा कंसल्टेंट ही बता सकता है। वही है कि आप किसी भी लोकेशन पे आप लेते हैं, चाहे वो कोई भी बिल्डर लेके आ रहा है, उस लोकेशन पे क्या क्या चीजें आने वाली है और क्या क्या चीजें आ चुकी है, ये देखना ही जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर सारी चीजें आ चुकी हो तो आप एक एप्रिशिएटेड प्रोडक्ट ले रहे होगे, बट कुछ चीजें अभी आने वाली है और फ्यूचर में ये चीजें बनेंगी वहाँ पे। क्योंकि देखो, हर चीज का है ना, जैसे आप चाहे स्टॉक मार्केट हो या कोई भी चीजें हो, वो प्रेडिक्शन पे चलती है। आपकी अगर प्रेडिक्शन ये होती है कि हाँ भी उस लोकेशन पे क्या चीजें आने वाली, किस तरह का वो रहेगा, वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट गवर्नमेंट और करना चाह रही है उस चीजों के अंदर, तो वो लोकेशन के एडवांटेज को बढ़ा देती है, उसके प्राइसिंग को आप सडनली इसको एप्रिसिएशन के लिए लेके जाएगी। सेम स्टॉक मार्केट का भी है, अगर कोई कंपनी को अच्छे अपने डिविडेंड दे रही है, कुछ और दे रही है, या उसका रिजल्ट आपका अच्छा रहा है, तो
जब नेक्स्ट स्टॉक मार्केट में स्टॉक खुलता है तो वो एकदम से अप्रिशिएट होता है और हाँ, अलग ही दिखाई देता है। ठीक है। अच्छी कंसल्टेंट की गाइड ये ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट। तो सुभाष जी, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। आपका जैसे मोर देन 15 इयर्स का गुड़गांव रियल एस्टेट के अंदर एक ह्यूज एक्सपीरियंस है, तो आप हमारे कस्टमर्स को एक गाइडेंस दीजिए, गुड़गांव मार्केट के अंदर किस टाइप की उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या कौन से प्रोडक्ट को चूज करना चाहिए। तो आप हमारे कस्टमर को एक बार थोड़ा सा आपकी तरफ से मेरे को गाइडेंस की जरूरत है, जो कि कस्टमर के लिए, फ्यूचर के लिए, उनके लिए बेनिफिशियल साबित हो। अमित जी, बेसिकली हम जितने भी सेगमेंट हैं आपके, चाहे वो प्लॉटिंग है, हाई राइज है, लो राइज है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, ऑल सभी सेगमेंट में हमने डील किया अभी तक, और हर सेगमेंट में एक अच्छा खासा हमने काम किया है उसके अंदर। बट हमने जो आज तक जो डील्स जितनी भी की हैं, जो मैंने देखा है अपनी लाइफ के अंदर पूरे में, तो हर सेगमेंट का एक टाइम होता है। तो हमने जब देखा था 2012 और 13 की हम बातें करते हैं, तो उस टाइम पे आपके कमर्शियल काफी बूम पे था। उसके बाद जैसे कोविड वगैरह आया, तो कोविड के अंदर हमने देखा कि आपकी रेजिडेंशियल जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ी है, तो रेजिडेंशियल मार्केट एकदम से बूम पे चली गई थी। तो अभी भी अगर हम जैसे बात करें, फिर उसके बाद अब लग्जरी की बातें होने लगी थी, तो लग्जरी प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा बिकने लगे थे। तो ये सारी चीजें देखी जाए तो जैसे हर चीज चल रही थी, तो अब दोबारा से जो मुझे लग रहा है, अब कमर्शियल सेक्टर आने की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि कमर्शियल्स में डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि हर एक सेक्टर्स के अंदर आप जहाँ पे भी देखें, रेजिडेंशियल की ओवर डिमांड हो चुकी है। मतलब बहुत सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं, और 2030 तक काफी प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी होने की उम्मीद भी है। बट सारी चीजें अगर डिलीवरी होती है, सारी चीजें होती है, बट उनको कैटर करने के लिए आई थिंक कमर्शियल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो मैं समझता हूँ कि आगे अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आई थिंक कमर्शियल सेक्टर आप चूज कर सकते हो, क्योंकि कमर्शियल सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की उम्मीदें हैं अभी। क्योंकि ऑलरेडी आप प्लॉट्स देखें या रेजिडेंशियल पे ऑलमोस्ट आपके 3 टाइम्स या 4 टाइम्स हो गए हैं, जितने भी आप प्लॉट्स को उठा ले हो, या आप उनको रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को उठा लो, कोई भी, चाहे वो लग्जरी हो या जो अफोर्डेबल सेगमेंट में अंदर हो। बट कमर्शियल अभी भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी अंडर वैल्यूड है। इस सेम लोकेशन, मैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की बात कर रहा हूँ, इसी लोकेशन पे अगर आपको ग्राउंड फ्लोर की दुकान चाहिए, किसी भी अच्छे बिल्डर की आप देखने जाते हो, तो वो आपको 40 के आसपास मिल जाते हैं, या आपको 30-35 के आसपास मिल जाती है। बट अगर आप उसी के अंदर रेजिडेंशियल की बात करते हैं, तो आप रेजिडेंशियल लग्जरी अपार्टमेंट आपको 30-35 के आसपास या 40 में ट्रेड हो रहा है उस लोकेशन पर। तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी कमर्शियल जो सेक्टर्स है, वहां पे आपकी जो बूम है वो अभी और आएगा। क्योंकि आप हमेशा ये याद है कि जहाँ पे कमर्शियल आपके रेजिडेंशियल महंगे होंगे, तो डेफिनेटली आपका कमर्शियल और ज्यादा महंगा होगा। क्योंकि जो डिमांड जो अगर देखते हैं, तो कमर्शियल रेजिडेंशियल आपका ऑलमोस्ट 1/3 होता है कमर्शियल के मुकाबले में। बट उसके हिसाब से तो देखो तो आपका अंडर वैल्यूड है। तो आई थिंक अभी कमर्शियल में जो भी मिलता है, लोकेशन बहुत कम अभी कमर्शियल्स आए हैं गुड़गांव के अंदर, अभी बहुत रिक्वायरमेंट है, जो भी फ्यूचर में आने वाले भी हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और काफी अच्छे बिल्डर्स हैं जो आपको रिटर्न भी दे रहे हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर, कि आपको उसमें आपको अच्छा खासा AR भी मिल रहा है, तो आप वो भी ले सकते हैं। वो प्रॉपर्टी आपको एक रिटर्न भी मिलेगा, उस बनने के बाद आपको एक एप्रिशिएशन का अलग से दिखाई देगा उसके अंदर। तो कमर्शियल बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू ऑल मेरे लिए। ओके, यानी कि फ्यूचर फ्यूचर के लिए मैं कमर्शियल को सजेस्ट कर रहा हूँ, कि लोगों को कमर्शियल सजेस्ट कर रहा हूँ उस टाइम पे। ओके, थैंक यू सुभाष जी, आप हमारे साथ बात करने के लिए आपने टाइम दिया, और होप सभी कस्टमर्स को आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो वैल्यू एडिशन लगी होगी, और सभी के लिए वो नेक्स्ट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए काम आएगी। तो धन्यवाद सभी का। नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी और एंटरप्रेन्योर के साथ आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।